नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जापान के बीच रक्षा आर्टिफिशियल सुरक्षा। भारत जापान के बीच रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को नई मजबूती देने वाले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की विकास यात्रा में जापान का अहम योगदान। इंडिया जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी में विस्तार की संभावनाओं का किया जिक्र। जापान का भारत में 1 ट्रिलियन रुपए निवेश का घोषणा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार होती जा रही है तेज। फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकीलों ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। 24 घंटे की पुलिस रिमांड में आरोपी अविनाश शुक्ला। दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से बड़ी आतंकवादी साजिश का पर्दाफाश। आईएसआई हैंडलर के इशारे पर देश की राजधानी में आतंकी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 4 आतंकी गिरफ्तार। पूछताछ में और खुलासे की उम्मीद। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। उपराज्यपाल ने जम्मू से पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत और जापान ने अपनी विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को एक नई दिशा देने की पहल की है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सुरक्षा, रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और समझौते हुए जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों की साझेदारी को नई गति प्रदान करेंगे। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, नमस्कार, कोनिचिवा। I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. नई दिल्ली में भारत जापान के प्रधानमंत्रियों की आपसी मुलाकात हुई। हैदराबाद हाउस में इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंध, अटूट साझेदारी, वैश्विक सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी को मजबूत देने पर सहमति दिखी। आर्थिक साझेदारी ढांचा और सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने की घोषणा भी हुई। वहीं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक संयुक्त दृष्टि पत्र जारी हुआ। एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। जापान की प्रिसिजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। दोनों देशों के आर्थिक हितों को देखते हुए भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा का संयुक्त खाका तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बीते 1 दशक में भारत में जापान की कंपनियों ने $10 बिलियन का निवेश किया है। उन्होंने अगले दशक में इस निवेश को बढ़ाकर 10 ट्रिलियन येन करने का संकल्प जताया। भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले 1 वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। आज फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी के बीच एग्रीमेंट से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फ्लोस और सुगम होंगे। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में
जापानी कंपनी की संख्या दोगुनी करना। भारत और जापान ने ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि वे भारत में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में सहयोग करेंगे। Japan also supports India's membership of the IEA. In the area of energy transition, India has set a goal of leveraging cooperatives to secure energy from cow feces to build 1,000 biogas plants. In order to contribute to its achievement, we are launching the Japan-India Cooperative Biogas for Growth or CBG initiative. That was introduced by Prime Minister Modi. प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत जापान के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा पर हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से आपसी सांस्कृतिक मूल्यों, प्रौद्योगिकी और निवेश में निश्चित ही प्रगति होगी। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी अब आर्थिक सहयोग के नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में निवेश, विनिर्माण, सप्लाई चेन, हरित ऊर्जा और औद्योगिक सहयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। दोनों देशों के उद्योग जगत ने 129 समझौता ज्ञापनों के जरिए भविष्य के साझेदारी के रोडमैप को तैयार किया है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच के दौरान आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी समकक्ष सनाए ताकाइची ने इस अवसर पर हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन भी किया। दोनों देशों के दिग्गज बिजनेस लीडर्स को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत जापान आर्थिक साझेदारी में विस्तार की संभावनाओं का जिक्र किया। कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन विकसित कर सकते हैं। एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है। फ्रेंड्स, आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है, when the going gets tough, the tough get going। पीएम ने बीते 12 वर्षों में भारत में हुए आर्थिक सुधारों की चर्चा की। पीएम ने कहा कि भारत जापान आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण हैं। पिछले 4 वर्षों से जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC का सर्वे दिखाता है कि भारत जापानी बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन रहा है। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी PMO एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें PMO के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। Prime Minister Narendra Modi has promoted the vision of transforming rural resources into energy by harnessing the strength of cooperative institutions. I firmly believe that this vision holds the key to unlocking a new future for both rural development and energy security in India. Based on this vision, Prime Minister Narendra Modi and I are pleased to launch the Japan-India CBG initiative as a new joint project through cooperative institutions. भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक में दोनों देशों के बीच 129 MOU की घोषणा की गई।
दोनों देशों के बिजनेस जगत के प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि दोनों देश आर्थिक सहयोग की नई गाथा लिखेंगे। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत और जापान ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विदेश मंत्रालय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता लाने में विशेष रणनीतिक साझेदारी की भूमिका को माना है। Prime Minister Takaichi is accompanied by a high-level official delegation and, more importantly, with a very high-powered and very large business delegation, which underscores the importance of the B2B pillar in our relationship. Two prime ministers held discussions both in the restricted and in the delegation level talks format at Hyderabad House. And during these talks, the leaders reflected on the very strong foundation of our bilateral ties across multiple sectors, including trade and investment, economic security, defense, supply chain resilience, technology, innovation, and people-to-people exchanges. भारत और जापान ने ऊर्जा सुरक्षा, मजबूती, हरित विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति जताते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों ने मजबूती को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही भारत में 1000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। We have also announced today the Japan-India Cooperative Biogas for Growth initiative. Under this, Japan will partner with India in setting up 1,000 biogas plants all across India by leveraging the vast network of dairy cooperatives that already exists in India. These plants will produce bio-CNG and organic fertilizer using the abundant untapped resources of rural biomass, and thereby contribute both to energy resilience as well as rural prosperity. दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं नवाचार में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों का लक्ष्य अत्याधुनिक तकनीकों के विकास और उनके सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने एआई के क्षेत्र में अपनी साझा दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए सुरक्षित, भरोसेमंद और विश्वसनीय एआई पर जोर दिया, ताकि सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। The third major focus of discussions today was advanced technology and innovation. Building on the India-Japan AI cooperation initiative, the leaders today released a joint statement on cooperation in the field of artificial intelligence. And the statement, as you will see, reaffirms the convergence between the vision of the two countries on the future of AI, which is a vision that is centered on safe, secure, and trustworthy AI that contributes to security and prosperity for all. It includes cooperation across the entire AI stack, from the necessary physical infrastructure to developing AI applications for public good. अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में पहुंचकर एक बार फिर एसआईटी की टीम ने जांच शुरू की। ये दूसरा मौका है जब एसआईटी मंदिर परिसर पहुंची है। एसआईटी ने खासतौर पर चढ़ावे की गिनती करने वाले कक्ष की पड़ताल की। वहीं पुलिस को इस मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की रिमांड मिल गई है। पुलिस ने अविनाश शुक्ला की 48 घंटे की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 24 घंटे की रिमांड मंजूर की है। इसके अलावा साथ ही साथ
एसआईटी ने कहा है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीधे तौर पर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तहरीर दी है। बार एसोसिएशन का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन से उनका सालों का पुराना नाता है, इसलिए जनहित में जो भी तथ्य सामने आए उन्हें कानून के दायरे में लाना उनका दायित्व है। वकीलों के संघ ने आशंका जताई कि दान, आभूषणों और संपत्तियों के प्रबंधन में भारी अनियमितताएं हुई हैं। बार एसोसिएशन ने पूरे मामले की निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की है। बार एसोसिएशन का कहना है कि राम मंदिर आंदोलन से उनका दशकों पुराना जुड़ाव रहा है और ऐसे में जनहित में सामने आए तथ्यों को कानून के दायरे में लाना उनकी जिम्मेदारी है। संघ का आरोप है कि दान, आभूषण और अन्य संपत्तियों के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की आशंका है, इसलिए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। यहाँ पर अभी हम लोगों ने अपने संघ के निर्देश के अनुसार जो है यहाँ पे थाने पर कापी दे दिया गया है। कापी की उन्होंने एक अपनी जो जन सुनवाई की पर्ची होती है उन्होंने पर्ची भी दे दिया। तहरीर हमारी यहाँ पेंडिंग है। अभी उन्होंने कहा बताया कि हम अभी जीडी को कायमी पे रखकर करके आपको जीडी की कापी देंगे। हम अब तो एफआईआर दर्ज करें ना करें उनकी मर्जी है, नहीं करेंगे हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब एसएसपी साहब को हम प्रार्थना पत्र देंगे नियमों के अनुसार, नहीं करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। उम्मीद है कि ये एफआईआर ही दर्ज कर लेंगे। इतना ही नहीं, मामले के मुख्य आरोपियों में से एक लवकुश मिश्रा की चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तारी के बाद अब अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी को नोटिस थमा दिया है। ये नोटिस उनके घर के निर्माण में अथॉरिटी के नियमों की अनदेखी और उल्लंघन करने पर भेजा गया है। यानी अब अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। जो कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जेई प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं। भी होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस इशू हुआ है कल सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का। नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। इससे पहले पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में कैश और विदेशी मुद्रा के साथ साथ सोने और चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि किस आरोपी के पास जांच एजेंसियों को क्या क्या मिला है। आरोपी लवकुश मिश्रा के ठिकानों से 14,25,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। आरोपी अनुकल्प के ठिकाने से 16,82,000 से ज़्यादा की रकम जांच एजेंसियों ने बरामद की है। आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकानों से अब तक 20,39,000 से ज़्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला के ठिकानों से 1,121 अमेरिकी डॉलर भी बरामद किए गए हैं। वहीं करुणेश पांडे के ठिकाने से 18,07,000 से ज़्यादा रुपये बरामद हुए हैं, जबकि रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से 7,32,000 रुपये बरामद हुए हैं। रमाशंकर यादव यानी टिन्नू यादव के ठिकाने से 1 लाख रुपये नगद बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस और एसआईटी की जांच लगातार जारी है और जांच में सोने और चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। सूत्रों की माने तो निवेश से जुड़े कुछ दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। अब तक जांच एजेंसियों ने 11 ग्राम सोना बरामद किया है, जबकि 375 ग्राम चांदी भी बरामद होने की जानकारी है। जांच एजेंसियां अब तक हर एक दस्तावेज को खंगाल रही हैं ताकि ये साफ हो सके कि आस्था के नाम पर आए इस पैसे का इस्तेमाल कहां कहां किया गया। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हुई हैं कि बरामद नकदी और संपत्ति का स्रोत क्या है, इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया और क्या इनका संबंध राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण से है। वहीं दूसरी ओर बार एसोसिएशन की तहरीर के बाद इस पूरे मामले का कानूनी और राजनीतिक पहलू भी अधिक चर्चा में आ गया है। अयोध्या में राम मंदिर से चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के 8 आरोपी अभी जेल में हैं। पकड़े गए 8 आरोपियों में से 6 आरोपी वाराणसी की सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के कर्मचारी हैं। इस सुरक्षा एजेंसी को भी भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से मंदिर में हाउस कीपिंग और चंदे की गिनती के लिए स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मामले की जांच यूपी पुलिस के एसआईटी के बजाय सीबीआई से कराने की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में एमपी लेड फेलोशिप के 40 प्रतिभागियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि
नेतृत्व का सही मापदंड अधिकार नहीं बल्कि सेवा, ईमानदारी और करुणा है। युवाओं से उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने, क्षेत्र, भाषा और जात से ऊपर उठने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक था, भारत एक है और भारत हमेशा एक रहेगा। साथ ही युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि उनमें से कोई भी भविष्य में भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक आवेदकों में से चुने गए 40 प्रतिभागियों में 62% महिलाएं हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। That 40 outstanding young men and women out of the 5,000 applications have been selected, and you are one among the 40. This speaks volume about your achievement. From the bottom of my heart, I congratulate every one of you for taking this hard work to learn. I appreciate it. I am much more happy that out of these 62% of the fellows are women. That is another very interesting thing, that reflecting the growing leadership of women in public life and inclusive spirit of this initiative. What we are talking about, reservation for women. राजस्थान में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना विकसित कर रही है। इस संबंध में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत तेजी से अपनी रिफाइनिंग क्षमता को बढ़ा रहा है और राजस्थान में विकसित की जा रही इस रिफाइनरी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि देश की मौजूदा रिफाइनिंग क्षमता लगभग 27 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो विभिन्न परियोजनाओं के अगले 6 महीने से 2 साल में पूरा होने के बाद बढ़कर लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जहां नई रिफाइनरियों की स्थापना में धीमी गति आई है, वहीं भारत अत्याधुनिक तकनीक से लैस आधुनिक रिफाइनरियों का विकास कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा और उत्पादन क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। Prime Minister's dedication of the refinery in Rajasthan, that was the original intent. This is the first greenfield refinery that we are establishing after a gap of 10 years. The last greenfield refinery which was commissioned was in the year 2016. That was the Paradeep refinery. 9 million metric tons per annum plus 2.4 million metric tons per annum petrochemical capacity. If you look at the global scene, I would regard this as a state of the art and absolutely unique technology and output efficient refinery. हरदीप सिंह पुरी ने एलपीजी वितरण व्यवस्था को लेकर कहा कि देश में एलपीजी वितरण व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होने की ओर बढ़ चुकी है, इसलिए आज लगभग 98 से 99% एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन की जाती है और इससे उपभोक्ताओं को आसानी से सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भी बड़ी कटौती की है। Closures without any tryouts. Please ignore something that you may have seen on social media. These are interested parties which deliberately put out planted news. यहाँ पे line लग गई है, because there some people think that opportunities like this also provide openings for malpractice and black marketing, hoarding. 10th March 2026, he reduced the excise duty on petrol and diesel. The last reduction in excise duty on 10th March covered 10 rupees a litre on petrol and 10 rupees a litre on diesel. So instead of passing the increase on to the consumer, it is the budget and our system, fiscal system, which absorbed that increase. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की ग्रीन एनर्जी क्षमता को वैश्विक पहचान दिलाते हुए आज भारतीय कंपनी एक्मे और जापान की IHI कॉरपोरेशन और मित्सुबिशी के बीच महत्वपूर्ण ऑफटेक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी और जापान सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मंत्रालय के सचिव संतोष कुमार सारंगी ने इस अवसर पर कहा कि ये ऑफटेक समझौता भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन को निर्यात करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे भारत को विदेशी निवेश, तकनीकी सहयोग और ग्रीन जॉब्स में बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि किस राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित कर रहा है। ये समझौता उसी दिशा में एक व्यावसायिक मील का पत्थर साबित होगा। इस एग्रीमेंट के वजह से इंडिया और जापान के बीच जो कोऑपरेशन है, जो कोलैबोरेशन है, वो और भी स्ट्रॉन्गर होगा और उसके साथ साथ हमारे भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जो इकोसिस्टम, जिसके लिए ये ऑफटेक एग्रीमेंट एक भारी मात्रा में मोटिवेटर के हिसाब से काम करेगा। भारत के चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतुवत बनर्जी दोनों को पत्र लिखे हैं। ये पत्र ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को लेकर दोनों गुटों के दावों और जवाबी दावों के संबंध में है। उन्हें सोमवार 6 जुलाई 2026 को शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान संसदीय परंपराओं, विधायी प्रक्रिया, समिति प्रणाली, वित्तीय कार्य, संसदीय विशेषाधिकार, प्रश्नकाल और राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग सहित विभिन्न विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार विधानसभा को दिया है एक नया स्वर, नई ऊर्जा और नई पीढ़ी का नेतृत्व। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में 181 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, यानी लगभग 62% विधायक पहली बार सदन में नेतृत्वकर्ता की भूमिका में कदम रख रहे हैं। वहीं 37 महिला विधायक भी जनता की आशाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा पहुंची हैं। ऐसे में उनकी संसदीय यात्रा सही दिशा से शुरू हो, इसके लिए 3 और 4 जुलाई 2026 को कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर भारत की लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला इन नवनिर्वाचित विधायकों को संबोधित करेंगे। वे प्रभावी लेजिस्लेटिव स्किल्स, संसदीय परंपराओं, सदन की गरिमा और बेहतर गवर्नेंस के सिद्धांतों पर विधायकों को मार्गदर्शन देंगे, ताकि ये जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं को और अधिक मजबूत ढंग से सदन में प्रस्तुत कर सके। जब जनप्रतिनिधि बेहतर तैयारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, तब जनहित के निर्णय अधिक सार्थक बनते हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए फुल एक्शन मोड में हैं। इसी क्रम में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई शिकायत आती है तो इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मामले पर संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज किया जाए। उन्होंने खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की जानकारी केंद्र को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस को साइबर अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने की भी बात कही। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में अहम पहल हुई है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेरिस में BNP पैरिबास ग्रुप के डिप्टी CEO और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यान गेरार्डियन से मुलाकात की। बैठक में भारत में निवेश की संभावनाओं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर व्यापक चर्चा की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। उन्होंने समिति के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत अपनी बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली
राष्ट्रभक्त दानवीर भामाशाह जयंती के अवसर पर आयोजित महासम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि भामाशाह जी के आदर्श केवल किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए प्रेरणा स्रोत है। भामाशाह जी की प्रेरणा हर वर्ग और हर युवा तक पहुँचे, यही एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि सेवा और समर्पण हमारी सनातन संस्कृति की अमूल्य विरासत है। समाज के अंतिम व्यक्ति के दुख को दूर करना ही सच्ची राष्ट्र सेवा और भामाशाह जी के प्रति वास्तविक श्रद्धांजलि है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को रेल सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य के औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने असम को भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर निर्माण और पैकेजिंग सहित दूसरे इकोसिस्टम के विकास पर जोर दिया। बैठक में लंका उमरांगसो नई रेल लाइन और प्रस्तावित भारत भूटान रेल परियोजना को शीघ्र आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन पहल से असम में औद्योगिक विकास, बेहतर रेल संपर्क और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। दिल्ली को दहलाने की एक और नापाक पाकिस्तानी साजिश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। सीमा पार बैठे आकाओं के इशारे पर दिल्ली के धार्मिक स्थल और पुलिस चौकियों को आतंकी निशाने पर लिया गया था, लेकिन इससे पहले ही आतंकी अपने मंसूबों को कामयाब कर पाते स्पेशल सेल ने पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ कर दिया। स्पेशल सेल ने 4 आतंकवादियों को धर दबोचा है। इनमें से 3 पंजाब और 1 दिल्ली से पकड़ा गया है। राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की खौफनाक साजिश। निशाने पर दिल्ली के धार्मिक स्थल और टारगेट पर खुद दिल्ली पुलिस के ठिकाने। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। इनका मकसद देश में खून खराबा करना था। पुलिस ने दिल्ली और पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। खुफिया इनपुट के आधार पर स्पेशल सेल ने सबसे पहले पंजाब के अमृतसर स्थित मजीठा रोड पर जाल बिछाया और शुभदीप सिंह उर्फ विशाल को धर दबोचा। शुभदीप के पास से विदेशी सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। जब पुलिस ने शुभदीप से कड़ाई से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। शुभदीप पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के सीधे संपर्क में था और ड्रोन के जरिए आने वाले हथियारों और ड्रग्स की खेप को ठिकाने लगाता था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशंस, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। शुभदीप की निशानदेही पर पुलिस ने पंजाब से ही उसके 2 और साथियों गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि और साजन सिंह उर्फ हनी को भी दबोच लिया। इनके कब्जे से 1 जिगाना पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस साजिश का सबसे खतरनाक मोहरा अभी दिल्ली में ही छुपा बैठा था। स्पेशल सेल की अगली रेड दिल्ली में हुई, जहां से गगनप्रीत नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गगनप्रीत के मोबाइल ने इस पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी ने गगनप्रीत को दिल्ली के प्रमुख धार्मिक स्थलों, पुलिस थानों और पुलिस पिकेट्स की रेकी करने का जिम्मा सौंपा था। मकसद साफ था, रेकी पूरी होते ही इन जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिल्ली को दहलाना और दहशत का माहौल पैदा करना। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं का ये खूनी प्लान कामयाब हो पाता, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुस्तैदी से आईएसआई का यह साजिशी किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। फिलहाल 4 आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। पूछताछ जारी है ताकि नेटवर्क में और मददगार तक पहुंचा जा सके।
दिव्यांशु मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बम बम भोले के जय घोष, भक्ति का महासैलाब और बाबा बर्फानी के दर्शन की आस। जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी मिल गई है। कड़ी सुरक्षा, भव्य इंतजाम और श्रद्धालुओं के अटूट उत्साह के बीच पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली ये यात्रा 57 दिनों तक चलेगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। जयकारों से गूंजा जम्मू, बाबा बर्फानी के दरबार की ओर बढ़े कदम। बम बम भोले, हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के जय घोष से पूरा जम्मू गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं की आंखों में बाबा बर्फानी के दर्शन की आस थी तो दिलों में अटूट आस्था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना के बाद श्री अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ करीब 2 महीने तक चलने वाली देश की सबसे अहम धार्मिक यात्राओं में से एक का विधिवत शुभारंभ हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। हर चेहरे पर उत्साह, हर कदम पर विश्वास और हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, बाबा बर्फानी। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे जाने के लिए और अब फाइनली जा रहे एंड दैट टू पहले वाले इसमें तो काफी एक्साइटमेंट है और खुशी भी है कि जाने के लिए मिल रहा है। ये बाबा बर्फानी से ये दुआ करूंगा कि सबकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो और प्रशासन यात्रा के जो भी यात्री आ रहे हैं उनका पूर्ण सहयोग करे। बहुत अच्छा, इतना वेलकम हो रहा है हमारा फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इतना पहले हमने कभी ऐसा वेलकम नहीं देखा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है आप लोगों की, आओ भगत बहुत अच्छा है आपका। हम हर साल आते हैं और समझो 29वीं बार दर्शन होंगे बाबा बर्फानी के इस साल। व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था रास्ता भी बढ़िया है पहले की तुलना में, रास्ता भी बढ़िया है, हर जगह व्यवस्था है हर चीज की, बहुत बढ़िया आनंद है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील मार्गों पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती है। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। साथ ही मेडिकल टीमों, आपदा राहत दलों और कंट्रोल रूम को भी पूरी तरह से अलर्ट रखा गया है। 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने सुविधाओं का दायरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाया है। रास्तों पर विश्राम केंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ सफाई, पेयजल और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। यात्रा पहले से ज्यादा नजर जो है वो आ रही है। व्यवस्थाओं की भी कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन द्वारा की गई है। विशेष तौर पर हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन विभाग है, यहाँ पर टूरिज्म विभाग है, यहाँ पर पुलिस विभाग है और भी बाकी विभागों ने कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पर यात्रियों को वो सारी सुविधाएं मिले जिसके वो हकदार हैं, तो उसकी व्यवस्था जो है वो की है। आज पहला जत्था जो यहाँ से अभी रवाना हुआ भगवती नगर के इस पावन स्थान से 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के लिए हम बाबा बर्फानी से कामना करते हैं कि देश के अनेक प्रांतों से आए हुए श्रद्धालुओं को सुखद और सफल यात्रा बनाए। माना जा रहा है कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अटूट आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा के उत्सव में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। बहरहाल भक्ति का उत्साह चरम पर है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आस्था का कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। अनीश जरगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और अब आइए जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। अमरनाथ यात्रा पर 13 साल से 70 साल तक की उम्र के लोग ही यात्रा कर सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं को यात्रा पर अनुमति नहीं है। बिना वैध यात्रा परमिट और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के यात्रा नहीं की जा सकती। हर यात्री के पास RFID कार्ड होना बेहद ज़रूरी है और पूरी यात्रा के दौरान इस कार्ड को गले में पहनना ज़रूरी है। बिना RFID कार्ड के ACG पार करने या फिर चंदनवाड़ी गेट से एंट्री की परमिशन नहीं मिलेगी। और अब ये भी जान लीजिए कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jksasb.nic.in या फिर मोबाइल ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर यात्रा परमिट रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। फ़ोटो पहचान पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपना पसंदीदा मार्ग, चाहे वो बालटाल हो या फिर चंदनबाड़ी का मार्ग हो, यानी कि पहलगाम का मार्ग, इस
इसको चुनें और यात्रा की तारीख चुनें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए और OTP से वेरीफाई करें। 150 रुपये का शुल्क जमा करें और यात्रा का परमिट डाउनलोड करें। इस बार अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू में ही खास तैयारियां की गई हैं। जम्मू के तवी रिवर फ्रंट पर इंटीग्रेटेड फेलिसिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ यात्रियों का मेडिकल चेकअप होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। नए सेंटर पर 4000 श्रद्धालुओं के ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। सभी पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जा रहा है। और भारत ने अंतरिक्ष और नेविगेशन के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। देश के हवाई नेविगेशन तकनीक में एक नया अध्याय जुड़ा है। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन अब भारतीय आसमान को पहले से अधिक सुरक्षित और सटीक बना रहा है। जहां पहले विमानों को नेविगेशन के लिए पूरी तरह विदेशी GPS और मौसम पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं गगन सिस्टम GPS सिग्नलों की त्रुटियों को रियल टाइम में सुधार कर पायलटों को बेहद सटीक जानकारी दे रहा है। इस सिस्टम की शुरुआत के बाद भारत अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे चुनिंदा देशों की कतार में शामिल हो गया है। इसका सबसे हालिया और बड़ा प्रमाण जून 2026 में मिला, जब DGCA ने एक कमर्शियल जेट विमान की भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग को सफलतापूर्वक संपन्न किया। खास बात यह है कि गगन दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के लिए प्रमाणित किया गया है। भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक के साथ मिलकर काम करने वाला गगन केवल विमानन तक ही सीमित नहीं है। ये समुद्री रास्तों, रेलवे की सुरक्षा, सड़क परिवहन, टेलीकॉम और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में भी एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। गगन सही मायने में भारत में आत्मनिर्भर भारत के विजन को तकनीकी मजबूती देने का प्रमाण है, जिससे हमारी विदेशी निर्भरता कम हो रही है और सुरक्षा बढ़ रही है। आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मेकिंग आयुर्वेदा ग्लोबल के लिए तैयार की गई रणनीति और रोडमैप को जारी करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिरी ने आयुर्वेद को विश्व स्वास्थ्य व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने आयुर्वेद के आर्थिक, वैज्ञानिक और कूटनीतिक महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का वैश्वीकरण केवल स्वास्थ्य सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और कूटनीतिक ताकत यानी सॉफ्ट पावर को भी नई ऊंचाई देगा। हजारों वर्षों से भारतीय ज्ञान परंपरा और चिकित्सा विरासत को दुनिया तक पहुंचाकर भारत वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। Why do we have to make Ayurveda global? You may ask that question. That's the first question. As I see it, there are two reasons. One is it's for the same reason that we say we must make our automobile industry global. We say we must make our pharmaceutical model. And I was just looking at the numbers. Our exports of traditional medicine is just a fraction of what China is doing. And since we always sort of measure ourselves with reference to China, there is a long way to go. There is a commercial interest also. If we capture a part of the traditional medicine market, we make money, we create jobs, we create prosperity. बहुत सारा काम हम पहले से कर रहे हैं, तो रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन है वो स्केलिंग अप के लिए है, क्योंकि हम नया कुछ बहुत नया रिकमेंडेशन है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा उसको रोड मैप बताया कि इसको स्केल अप करने का क्या तरीका है। वी विल टेक अप दिस वेरी सीरियसली, और हम इसको पूरा रोड मैप हमने जो उन्होंने बताया उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नीति आयोग ने भी हमें कमिट किया है मदद करने के लिए। मुझे पक्का विश्वास है कि एजुकेशन के सेक्टर में, रेगुलेशन के सेक्टर में, रिसर्च के सेक्टर में, पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में हम बहुत बड़े बड़े बेंचमार्क, ग्लोबल बेंचमार्क एस्टेब्लिश करेंगे और आयुर्वेद को और योग को, आयुष साइंसेस को दुनिया भर में लेके जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत अब खेती या कृषि से जुड़े कार्यों में सक्रिय महिलाओं को भले ही उनके नाम पर कृषि भूमि न हो, लेकिन उन्हें महिला किसान का दर्जा हासिल होगा। पात्र महिलाओं को महिला किसान प्रमाण पत्र जारी होगा, जिसके आधार पर वे बैंक से ऋण, फसल बीमा, कृषि अनुदान और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगी।
राज्य सरकार का कहना है कि यह कानून लाखों महिला किसानों को औपचारिक पहचान, समान अधिकार और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के निजी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के संबद्ध उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है जो विद्यार्थियों और अभिभावकों को किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री विशेष दुकान से खरीदने के लिए बाध्य करते हैं। ये जानकारी विधान परिषद में राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने दी। विधान परिषद में सदस्य सुधाकर अडबाले ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य के कई स्कूल अभिभावकों पर विशेष दुकानों से ही शैक्षणिक सामग्री खरीदने का दबाव बनाते हैं। जवाब में राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने स्पष्ट किया कि सरकार इस प्रकार की जबरदस्ती का कड़ा विरोध करती है और पहले भी ऐसे मामलों में कुछ स्कूलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विभागीय उप निदेशक कार्यालय के अंतर्गत सहायक निदेशक के नियंत्रण में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी स्कूलों में शैक्षणिक सामग्री की खरीद प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और असम के गुवाहाटी में देश के सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर भुवनेश्वर बोरुआ कैंसर संस्थान में जल्द शुरू होने वाली 292 बेड वाली अत्याधुनिक बाल एवं वयस्क हिमेटोलिम्फाइड कैंसर यूनिट पूर्वोत्तर के हजारों परिवारों के लिए राहत की सौगात बनने जा रही है। बीबीसीआई के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बीबी बोरठाकुर ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि अस्पताल पूरा होने के बाद, पूरी तरह बन जाने के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उन्नत कीमोथेरेपी और विशेष बच्चों के कैंसर उपचार और आधुनिक आईसीयू जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इसके लिए यहाँ पर लोगों को यहाँ से बाहर जाने की मजबूरी समाप्त हो जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बच्चों के लिए करने वाला सेंटर यही पहला होगा नॉर्थ ईस्ट में, और उसका साथ साथ आपका और कई सारे टेक्निक्स यहाँ आ जाएंगे, जैसे रोबोटिक सर्जरी है वो भी अभी शुरू करने वाले हैं, मॉलिकुलर आपका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट वो भी शुरू हो रहे हैं, आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं। वैसे बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक जो बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स वो आ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये बढ़ता जाएगा। फुटबॉल विश्व कप में आज देर रात स्पेन का सामना ऑस्ट्रिया से होगा। यह मुकाबला सोफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 16 मुकाबले हुए हैं, जिनमें स्पेन ने 9 जबकि ऑस्ट्रिया ने 4 में जीत हासिल की है। 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। स्पेन की टीम ने ग्रुप एच में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। विश्व कप में दोनों के बीच अब तक 3 मुकाबले हुए हैं, जिनमें दोनों ने 1-1 में जीत हासिल की है। स्पेन या ऑस्ट्रिया में जो भी जीत दर्ज करेगा उसका सामना क्रोएशिया और पुर्तगाल के बीच होने वाले विजेता से होगा। वहीं एक अन्य मुकाबले में पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा। यह मुकाबला रोनाल्डो और मॉड्रिच के बीच जंग के रूप में सामने होगा। यह पहली बार है जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों के बीच ये मुकाबला टोरंटो स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों के बीच अब तक 10 मैच हुए हैं, जिनमें पुर्तगाल को 7 में और क्रोएशिया को 1 में जीत मिली है और 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। पुर्तगाल की टीम ग्रुप के में दूसरे स्थान पर रही है, जबकि ग्रुप एल में क्रोएशिया की टीम को 2 जीत और 1 हार का सामना करना पड़ा है। वहीं स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया की टीम भी आमने सामने होगी। स्विट्जरलैंड बिना मैच हारे नॉकआउट में पहुंचा है और स्विट्जरलैंड ने ग्रुप बी में टॉप पोजीशन हासिल की है। ग्रुप स्टेज में टीम ने 2 जीत और 1 ड्रॉ खेला और अल्जीरिया ग्रुप जे में तीसरे स्थान पर रहा। अल्जीरिया ने 1 जीत, 1 हार और 1 ड्रॉ के साथ ऑस्ट्रिया के खिलाफ आखिरी मुकाबले में 3-3 से मैच ड्रॉ पर रहा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।